43B क्लोज एच जिसे लेकर आज की डेट में जिसे देखो वही परेशान है, क्योंकि प्रैक्टिकली इस सेक्शन की जो इंप्लीकेशन है, अगर मैं बात करूं फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द बायर, बहुत ही एडवर्स इंप्लीकेशन है। आप सोचकर देखिए किसी बायर के लिए जिसने एक्सपेंसेस इनकर किया है, परचेज की है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, और ऐसे में वो परचेज जो एक्सपेंस है वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा और उसे हैवी टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी। तो ऐसे में काफी सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली सुनने में आ रहा है, वो जो है गुड्स रिटर्न कर रहे हैं जो उन्होंने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से परचेज किया है, जहां पर सेक्शन 43B क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब वो उन गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में पेमेंट ना होने की वजह से वो एक्सपेंस उनको अलाउ नहीं होगा। तो इस केस में जो है हैवी टैक्स लायबिलिटी उन पर आ जाएगी। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उन गुड्स को जो है रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एज ए सेलर, एज ए सप्लायर, जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, उनके लिए भी अपने आप में एक एडवर्स इंपैक्ट है। जहां गवर्नमेंट ने इस इंटेंशन के साथ इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, इस क्लोज को इंट्रोड्यूस किया था कि माइक्रो स्मॉल जो छोटे लघु उद्योग है उनकी टाइमली पेमेंट उन्हें रिसीव होगी, इसका एक एडवर्स इंपैक्ट ये आ रहा है कि अब जो बायर है वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से गुड्स परचेज करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि जो गुड्स परचेज की गई है क्या उनको रिटर्न बैक कर दिया जाए। तो ऐसे में आज का हमारा यह सेशन जो है उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि अगर हम गुड्स रिटर्न बैक कर देंगे तो जो सेक्शन 43B क्लोज एच है उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसके रिगार्डिंग भी हमारा जो है कुछ सजेशन आपको रहेगा कि सो दैट कि अगर आप गुड्स रिटर्न बैक भी करते हैं या फिर गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, तो ऐसे में उसको आपको किस तरह प्रोसीड करना है। अदरवाइज क्या होगा, भले ही आप गुड्स रिटर्न कर दे, भले ही उन गुड्स में डिफेक्ट हो, अगर आपने इस प्रोविजन को अच्छे से नहीं समझा, तो उन गुड्स को रिटर्न करने के बाद भी, उन गुड्स में डिफेक्ट होने के बाद भी आप पर यह सेक्शन जो है एप्लीकेबल हो जाएगा और आपको जो है विद इन 15 डेज 45 डेज पेमेंट करनी होगी। अदरवाइज अगेन वो जो है खर्चा डिस अलाउ हो जाएगा, परचेज जो है वो डिस अलाउ हो जाएगी। तो एक एग्जांपल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि लेट से हम मान लेते हैं 20 मार्च 24 को आपने कोई गुड्स परचेज की और आपका जो है 31 मार्च को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज होती है। तो ऐसे में अब 31 मार्च को जो है यह बैलेंस जो आपने 20 मार्च लेट से 5 लाख रुपीज की परचेज अमाउंट है, अगर 5 लाख रुपए का यह बैलेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग है टुवर्ड्स योर सप्लायर, योर वेंडर, जिससे आपने वो माल खरीदा है। अब आप सोचते हैं कि आप क्या करेंगे, 30 अप्रैल को 2024 को आप अगर ये सोचते हैं इन गुड्स को रिटर्न कर दिया जाए, तो ऐसे में एमएसएमई एक्ट क्या बात करता है वो आपके लिए समझना जरूरी है। हो सकता है 30 अप्रैल को वो गुड्स आप रिटर्न कर दे और उसके बावजूद भी जो है सेक्शन 43B क्लोज एच जो है वो एप्लीकेबल हो जाए। इट मींस आपने वो गुड्स रिटर्न कर दी है, उसके बावजूद भी डिसअलाउंस क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। अब बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न ये है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, अगर मान लेते हैं कि वो जो परचेज है, परचेज जो है लेट से ये है आपकी 80 लाख रुपीज और यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक है और वो मान लेते हैं वो है 35 लाख रुपीज। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि सर अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी देखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी देखेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो गुड्स आपकी कंज्यूम होंगी फॉर द सेल। मींस आप उन गुड्स की पहले सेल करेंगे जो आपके ओपनिंग स्टॉक में है। इट मींस ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस आउट ऑफ 80 लाख रुपीज जो है आपके पास बैलेंस है। तो अगर मान लेते हैं 80 माइनस 35, ये आपका हो गया 55 रुपीज। तो काफी सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो 55 लाख रुपीज है ये आपका एक्चुअली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है, ये आपका एक्सपेंस है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऐसे में जो 80 लाख रुपीज की परचेज है उसकी डिस अलाउंस के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है 35 लाख रुपीज का, वो कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे प्रोस्पेक्टिव से, मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, बेसिकली अगर आप इस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे तो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनने वाला है। वो सीधा सीधा क्या करेगा, इस 80 लाख रुपीज की परचेज में से कितना बैलेंस आपकी बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग है, लेट से मान लेते हैं वो बैलेंस है 25 लाख रुपीज, और जो बैलेंस है लेट से 55, जो 55 लाख रुपीज यहाँ पर जो आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी 45 लाख रुपीज। तो 55 रुपीज का जो बैलेंस है वो ड्यूरिंग द ईयर ही पे हो गया है और 25 रुपीज का जो बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा इस 25 लाख रुपीज को चेक करेगा कि इसमें से कितना माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के अगेंस्ट जो है आउटस्टैंडिंग है। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न कि सर ये जो 25 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग है, इतनी वैल्यू तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है, तो ऐसे में वो क्लोजिंग स्टॉक जो है कहीं ना कहीं मेरे एक्सपेंस का पार्ट ही नहीं बना है, क्योंकि एक्सपेंस तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड।
लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफिसर सीधा सीधा क्या करेगा, इनमें से जो भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिलोंग करेगा उसको जो है वो डिसअलाउ कर देगा। तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों के माइंड में है कि सर इतना तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्लोजिंग बैलेंस है, और वो क्लोजिंग बैलेंस अगर आउटस्टैंडिंग है उसके लिए मैंने लोगों को अगर पे नहीं किया है तो वो एक एक्सपेंस है ही नहीं। तो मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी पर्सनल राय ये है कि ऐसे में जीएसटी इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनने वाला है। वो सीधा सीधा परचेज बैलेंस को चेक करेगा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। सेकंडली अब बात आई कि अगर आप गुड्स को रिटर्न बैक करते हैं आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देखिए अगर आपने बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही अगर उसको रिटर्न बैक कर दिया है तो वैसे में वो बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग होगा ही नहीं। तो सीधी सीधी बात है, अगर वो आउटस्टैंडिंग नहीं होगा तो 43B क्लोज एच एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप गुड्स रिटर्न बैक करते हैं या फिर गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट है तो कहीं ना कहीं यहां पर हम जो डिस्कशन करेंगे सिर्फ उन्हीं मैटर्स को डिस्कस करेंगे जो 31 मार्च 24 को क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे में काफी सारे लोगों का ये कंसर्न आया कि सर ऐसे में हम क्या करेंगे, हम जो है 31 मार्च के बाद उन गुड्स को रिटर्न बैक कर देंगे। अगर उन गुड्स में कुछ डिफेक्ट है तो ऐसे में जो है हम जो है सप्लायर को बता देंगे इन गुड्स में डिफेक्ट है और ऐसे में हम इनको अपने पास नहीं रखने वाले हैं, आप इनको वापस ले जा सकते हैं या फिर हम आपको वापस कर देंगे। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं एमएसएमई एक्ट का जो सेक्शन 15 है उसको आपको अच्छे से रीड करना जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है। सेक्शन 15 का ही जो है सारा मैटर है जहां पर कहा गया है कि जो टाइम लिमिट्स है फॉर द पेमेंट ऑफ द सप्लायर। तो ऐसे में कहा गया है कि अगर आप लोगों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है तो ऐसे में जिस डेट पर आप दोनों एग्री हुए हैं एज पर द एग्रीमेंट उस डेट तक पेमेंट करना जरूरी है। तो ऐसे में अगर एग्रीमेंट है तो कोई एज सच दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एग्रीमेंट डेट के अंदर जो है आप ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कब तक पेमेंट की जानी है और उस डेट तक पेमेंट हो जानी चाहिए। हालांकि कहा गया कि रिटर्न एग्रीमेंट के केस में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो आपका रहेगा 45 डेज। अब बात आई जहां पर एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर कहा गया कि आपको जो है बिफोर अपॉइंटेड डे जो है वो पेमेंट करनी होगी। आपको मींस बायर को जो है अपॉइंटेड डे से पहले पेमेंट करनी होगी। अब ये अपॉइंटेड डे क्या है, अब रिटर्न एग्रीमेंट तो है नहीं, तो कहा गया कि अपॉइंटेड डे मींस जिस दिन बायर ने वो गुड्स एक्सेप्ट कर ली वो जो है अपॉइंटेड डे माना जाएगा। इट मींस यहां पर कहा गया अपॉइंटेड डे मींस द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ द डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गुड्स और एनी सर्विस बाय बायर फ्रॉम ए सप्लायर। तो अपॉइंटेड डे यहां पर कहा गया जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द बायर उस डेट से 15 दिन का आपको समय मिलेगा। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है जहां पर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं ये 15 दिन भी नहीं है, ये है 16 डेज, क्योंकि यहां पर कहा गया मीन्स द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज मीन्स जैसे 15 दिन एक्सपायर होंगे उससे अगला दिन जो है वो जो है आपका जो है अपॉइंटेड डे माना जाएगा। इट मीन्स आप 16th डे तक पेमेंट कर सकते हैं, 16वें दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 16वें दिन के बाद अगर आपने पेमेंट की तो ऐसे में जो है वो माना जाएगा आपने आफ्टर अपॉइंटेड डे जो है वो पेमेंट की है। अब उसके बाद कहा गया कि अगर मान लेते हैं यहां पर एक्सेप्टेंस क्लियर नहीं है कि एक्सेप्टेंस दे दी गई है या नहीं दे दी गई है, तो ऐसे में यहां पर कहा गया फ्रॉम द डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। और डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या कहा गया कि जो बायर है अगर उसने गुड्स रिसीव कर ली है और 15 दिन के अंदर उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है तो ऐसे में यह मान लिया जाएगा उसने गुड्स रिसीव कर ली है, और जिस डेट में उसने गुड्स रिसीव की अगेन वहीं से जो है 15 दिन जो है काउंट किए जाएंगे। तो यहां पर भी क्या है 16th डे तक 16वें दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं। डीम्ड एक्सेप्टेंस मींस 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन के अंदर अगर बायर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो ऐसे में जो है जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है उसके हिसाब से जो है आपकी जो पेमेंट डेट है ड्यू डेट है वो कैलकुलेट की जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्शन जो है नहीं रेज किया गया तो ऐसे में जो है डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 15th डे। 15वें दिन के बाद जो है मान लिया जाएगा आपकी जो डीम्ड एक्सेप्टेंस हो गई है, लेकिन समय आपको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। तो जहां से गुड्स आपने रिसीव की थी वहां से आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो यहां पर कहा गया द डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज और वेयर any objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the day of the delivery of the goods or the rendering of the services, the day on which objection is removed by the supplier। तो बेसिकली द डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस यहां पर बताया गया कि जिस दिन गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी कर दी जाएगी वही जो है डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो यहां पर एक्सेप्टेंस डेट मींस जिस दिन गुड्स की डिलीवरी कर दी गई। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया तो ऐसे में जो है जब तक वो ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं होगा वो जो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जिस दिन ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगा उस दिन आपकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी और वहां से 15 दिन का आपको समय मिलेगा।
और डीम्ड एक्सेप्टेंस के लिए कहा गया, डीम्ड एक्सेप्टेंस मींस वेयर नो ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज। तो अगर 15 दिन के अंदर कोई भी जो है ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया तो जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हो गई उसी दिन को जो है डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो सीधा सा मतलब है जहां पर भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है वहां पर बेसिकली जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हो गई है, जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हो गई है वो एक्सेप्टेंस डेट मान ली जाएगी और उससे आपको 15 दिन का समय दिया गया है, 16वें दिन तक आपको पेमेंट करनी है। अब बात आएगी अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है तो कहा गया विद इन 15 डेज आपको ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। 15 दिन के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो ऐसे में जिस डेट में वो ऑब्जेक्शन रिमूव होगा उस डेट से आपकी एक्सेप्टेंस डेट मानी जाएगी और वहां से आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो इसको जो है बेसिकली आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ट्रांजैक्शन डेट है 20 मार्च, डिलीवरी हुई है 22 मार्च को, ऑब्जेक्शन कोई रेज ही नहीं किया गया, तो ऐसे में ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ है तो कोई रिमूवल की बात नहीं होगी। तो यहां पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हुई है, तो यहां पर 22 मार्च को जो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली जो है अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो यहां से उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड है 20 मार्च को ट्रांजैक्शन हुई, 22 मार्च को डिलीवरी की गई और ऑब्जेक्शन रेज किया गया 24 मार्च को, तो यहां पर आप देखेंगे 2 दिन के अंदर ही ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया। इट मींस 15 दिनों का जो टाइम था उसके 2 दिन के अंदर ही जो है ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया। ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ 30 मार्च को, तो ऐसे में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो मानी जाएगी वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी यहां पर 30 मार्च, सॉरी। और अकॉर्डिंगली जो है आपका जो 15 डेज का टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब एक और बात आई कि 20 मार्च को ट्रांजैक्शन डेट है, 22 मार्च को डिलीवरी की गई लेकिन ऑब्जेक्शन रेज किया गया 15 अप्रैल को, इसका मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 20 डेज, तो यहां पर मैक्सिमम टाइम दिया गया है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 15 दिन का, तो इसलिए यहां पर ऑब्जेक्शन रिमूव किया गया 20 अप्रैल को, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है यहां पर क्या रहेगी वो रहेगी आप 22 मार्च 2024, तो यहां से आपके 15 दिन जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम गुड्स को रिटर्न कर देंगे, हम ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, तो सर ये टाइम पीरियड भी आपको 15 डेज का ही दिया गया है। अगर आपने 15 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, आपने 15 डेज के अंदर गुड्स रिटर्न नहीं की, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में अगर वो बैलेंस 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है तो उस पर कहीं ना कहीं 43 बी क्लोज एच एप्लीकेबल हो जाएगा और उसकी डिसअलाउंस कर दी जाएगी। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अगर 31 मार्च को बैलेंस आउटस्टैंडिंग है और ऐसे में हम उसको जो है गुड्स को रिटर्न बैक कर दें या फिर उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दें, तो ऐसे में ध्यान रखें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए भी आपको 15 दिन का समय दिया गया है और वो ऑब्जेक्शन भी जो रेज होना चाहिए वो इन राइटिंग रेज होना चाहिए, क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया है कि any objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the date of the delivery। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर डिलीवरी डेट के 15 दिन के अंदर आपने अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया इन राइटिंग, इन राइटिंग मींस आप उनको लेटर लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं और जो भी अगर मान लीजिए मोबाइल कम्युनिकेशन है वो आप कर सकते हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसको आप प्रोड्यूस कर सके इन केस ऑफ अगर कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी या एक्सप्लेनेशन जो है इसके रिगार्डिंग मांगी जाती है तो आप उसको प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर ध्यान रखें जो भी लोग गुड्स को रिटर्न बैक करना चाह रहे हैं या फिर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जो है 15 डेज का ही टाइम पीरियड आपको अलाउ किया गया है। बियॉन्ड 15 डेज अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, गुड्स को रिटर्न बैक करेंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, तो ऐसे में वो जो है कहीं ना कहीं अगर वो बैलेंस 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है तो उस पर जो है 43 बी क्लोज एच एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको फिर से अगेन क्या किया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आई होप काफी सारे लोगों का कंसर्न जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, जिन लोगों को भी लगता है कि वो गुड्स को रिटर्न करने वाले हैं या ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हैं, तो ऐसे में मेक श्योर कि एज पर लॉ जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस रेज करें, अपनी गुड्स को रिटर्न करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल के जरिए आप हमारी बहुत सारी यूजफुल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।